बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज जो हमारा टॉपिक है जी इंडो पाक हिस्ट्री का, वो है मोहम्मद बिन कासिम टू मोहम्मद गौरी। यानी आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं 712 से लेके और 1206 तक की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। ये मिडिवियल हिस्ट्री का जो है वो पार्ट फर्स्ट है, और इसके बाद जो है इसको हम दिल्ली सल्तनत जो है उसका भी पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका भी ये पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट सेकंड ऑलरेडी जो 1206 से लेके 1526 तक थी उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो के बाद, यानी कि जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है 712 से लेके और 2020 तक की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है क्विक रिव्यू के ऊपर। और ऐसा नहीं कि हम पीछे नहीं जाएंगे, हम एंशिएंट इंडिया के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पे उसे भी जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लासिकल जो पीरियड था उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेजर जो एग्जाम्स के अंदर आती है उस हवाले से तो वो यहाँ पे 712 से ही हमेशा जो है वो आती है, 1847 तक या फिर 2020 तक भी जो है वो आगे बनी हुई है। तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कैसे आए, कैसे उन्होंने जो है वो सिंध को फतह किया, और सिंध पे जो उनके असरात थे मोहम्मद बिन कासिम के वो क्या रहे, और उसके बाद जो आने वाले अगले जो हुक्मरान थे उन्होंने जो है वो क्यों हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए। सबसे पहले देखिए हम इसके अंदर डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि अरब जो है, ये हिंदुस्तान जो है वो अरबों से पहले कैसा था। ठीक है, यहाँ के हालात कैसे थे, हिंदू और अरब रिलेशंस कैसे थे। फिर हम ये देखेंगे सिंध जो है वो अरबों के हमले से पहले कैसा था और यहाँ पे कौन हुक्मरान था। हम ये देखेंगे क्या वजूहात बनी जिस वजह से अरबों ने यहाँ पे जो है वो अटैक किया। और फिर देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो है उनको भेजा गया तो उन्होंने कैसे जो है वो कामयाबियाँ समेटी। और उसके बाद जो है वो इन जो मुहिम जोइयाँ हैं अरब की, इनका हम इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या असरात रहे। ठीक है, और हिंदुस्तान के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या रहे। फिर महमूद गजनवी की बात करेंगे और फिर सुल्तान मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर कंट्रोवर्शियल होती हैं, क्योंकि हर जो राइटर है वो अपने लिहाज से चीज़ों को लिखता है। यहाँ पे जैसे अब अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें कहीं पे मोहम्मद बिन कासिम हीरो नज़र आएगा, कहीं पे मोहम्मद बिन कासिम को विलन कहा गया होगा, और उसकी वजूहात भी जो है वो हम साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। भाई क्या वजूहात हैं, क्यों जो है ऐसा हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं जी इंडिया बिफोर अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी कि सिंध को जो है वो फतह करने से पहले जो है वो अरबों के फतह करने से पहले वो कैसा था या वहाँ पे क्या हालात थे। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो उस टाइम पे, यानी कि 700 AD की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 700 AD के अंदर इंडिया जो है वो छोटी छोटी टेरिटरीज के अंदर, छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर जो है वो तकसीम किया हुआ था। यानी कि कोई एक जो है वो हुकूमत नहीं थी कि हम ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई एक हुकूमत थी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है हिंदुस्तान, तो अब वहाँ पे उस टाइम पे जो है कोई एक हुकूमत नहीं थी, तो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। तो हर एक ने अपना अपना एक मुल्क बनाया हुआ था। और जो मेजर स्टेट्स थे, यहाँ पर आप अगर सामने मैप देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर राजा दाहिर की है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे आपको सिंधु लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक्चुअली में ये जो सिंध है उस टाइम पे इसको, या क्लासिकल पीरियड के दौरान इसको सिंधु कहा गया, और बाद में भी आपने सुना सिंधु देश। अभी भी जो है वो वहाँ पे सिंधु देश के मूवमेंट्स चल रही हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंस दो और हम सिंधु देश जो है बनाए, जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस सिंध की हम बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पे साथ आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स देख लें कि कितनी ज़्यादा जो है मगध की है या कनौज की, ये सारी चलंकियास कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स या आज़ाद मुल्क थे उस टाइम पे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले या अरबों के यहाँ पे आने से पहले। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि जिस सिंध की हम बात कर रहे हैं या जो सिंध मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो सिंध नहीं जो आज का सिंध है। यानी कि आज का सिंध तो ऑब्वियसली इसमें शामिल है ही है, लेकिन उस टाइम पे जो उसकी सरहदें थीं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। यानी आज का आप पाकिस्तान कह लें, ठीक है, बलूचिस्तान का कुछ एरिया छोड़ के और कश्मीर को जो है वो साथ में छोड़ के, तो वहाँ पर ये बाकी जो एरिया बचता है ये सारे का सारा उस टाइम का सिंध था। इवन इंडिया के अंदर जो गुजरात का एरिया था, उनका काठीवाड़ तक का, ये सारे का सारा, और सूरत तक का, ये सारा सिंध का हिस्सा था और सिंध में शामिल था उस टाइम पे। तो सिंध में अरबों से पहले जो है वो राजा दाहिर जो है वो हुक्मरान थे, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और इनको जो है आज भी जो है वो सपूत सिंध माना जाता है। इनकी फैमिली जो है अभी भी दाहिर फैमिली वो सिंध के अंदर मौजूद है। ठीक है, और बहुत ही ब्रेव और बहुत ही बहादुर जो है इन्हें माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो अब यहाँ पे जो लोकल लोग हैं सिंध के, वो राजा दाहिर को मेजॉरिटी में जो है वो हीरो मानते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो विलन मानते हैं कि भाई उन्होंने आके बाहर से यहाँ पे इन्वेट किया, फतह किया
किया और यहाँ पे आके हमारे रूलर्स को मारा, ठीक है। दूसरी साइड पे हमें जो राय मिलती है वो क्या मिलती है जी, वो लोग मोहम्मद बिन कासिम को जो है, जो मजहबी लोग हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं और कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे इस्लाम लेके आया। तो इस्लामी लोग जो हैं वो उनकी सोच जो है मोहम्मद बिन कासिम की है, और जो नेशनलिस्ट हैं जो कि कौमियत पसंदी के ऊपर हैं वो राजा दायर को जो यहाँ पे हीरो मानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले राजा दायर जो है वो ये हुक्मरान कैसे बना, तो उससे पहले क्या था, अगर हिस्ट्री देखें तो बुद्धिज़्म जो है, ये बुद्धिज़्म डायनेस्टी जो थी, ठीक है, इसकी हुकूमत जो है यहाँ पे बनी। तो ये ब्राह्मण डायनेस्टी, सॉरी ये बुद्धिज़्म, इससे पहले बुद्धिज़्म था और उसके बाद ब्राह्मण डायनेस्टी बनी। तो ये जो बुद्धिज़्म था, ठीक है, यहाँ पे इसकी पहले हुकूमत थी। और बुद्धिज़्म में अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म की हुकूमत चल रही थी, ठीक है जी। जो बुद्ध मत के मानने वाले थे उनकी यानी कि यहाँ पे हुकूमत थी सिंध के अंदर। तो अब उस बुद्धिज़्म के अंदर जो है, या बौद्ध हुकूमत जो है, उसका जो राजा था राय सहाय सेकंड, ठीक है। ये जो राय सहाय सेकंड था, जिसका टाइम पीरियड था 489 टू 632 एडी, यानी कि 489 से लेके 632 एडी तक जो है ये राजा सहाय सेकंड जो है ये डायनेस्टी के ऊपर जो है वो रहा, आखिरी राजा सहाय डायनेस्टी का। तो इसका जो मिनिस्टर था वो था चच, ठीक है। अब ये जो चच है, अब चच जो है ये है किसका जी, राजा दाहिर का वालिद, यानी कि राजा दाहिर जो है वो चच का बेटा है। और चच क्या है, मिनिस्टर है राजा सहाय सेकंड के यहाँ, ठीक है। और फिर माना ये जाता है कि जो चच है ये बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो इसके रिलेशंस थे रानी के साथ, ठीक है जी। जो रानी थी, रानी राजा सहाय की जो बीवी थी, इसके साथ इसके कुछ रिलेशंस थे और कुछ माना जाता है लव अफेयर था, ठीक है। और इन्होंने यानी कि रानी ने कहा हुआ था कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगी, और ये माना जाता है कि रानी जो है वो राजा सहाय को जहर दे रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ मैंने कहा जैसे बहुत सी बातें कंट्रोवर्शियल भी हैं, तो हम जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो उसके नतीजे के तौर पर अचानक से जो है वो राजा की जो है वो डेथ हो जाती है, यानी राजा का जो है वो इंतकाल होता है। अब राजा के इंतकाल के बाद क्या है जी, रानी की क्योंकि औलाद तो कोई थी नहीं राजा से, तो रानी ने क्या किया, शादी कर ली चच से। और चच से शादी की, इस तरह से चच क्या हो गया जी, बादशाह बन गया, और रानी जो है उसकी बीवी बन गई, लीगल बीवी हो गई। तो इस तरह से वजीर जो है चच वो बन गया बादशाह, और फिर ये जो राजा दाहिर है ये आगे उसका बेटा है। और ये सारी की बातें चच नामा के अंदर भी जो है मिली, जिसको मिर्ज़ा खलीज बेग ने जो है वो 18वीं सेंचुरी के अंदर गोरों के ज़माने में ट्रांसलेट किया सिंधी के अंदर। अब जो राजा दाहिर है इसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। धरसिया एक बेटा था, दूसरा जो है वो दाहिर था, यानी बड़ा बेटा जो है वो धरसिया था, दूसरा दाहिर था, और एक बेटी थी रानी भाई, ठीक है। माना जाता है ये उसकी दूसरी बीवी से थी, लेकिन ये इसकी यानी कि 1 बेटी और 2 बेटे थे। उसके बाद क्या होता है जी, चच जो है अब खुद इसका जो ताल्लुक होता है वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण डायनेस्टी से, यानी कि ब्राह्मण जो हिंदू हैं, क्योंकि अब देखिए ऊपर जो डायनेस्टी चल रही थी जिसका हमने जिक्र किया, राजा सहाय की जो डायनेस्टी थी वो थी बुद्धिज्म की, वो बुद्ध मत के मानने वालों की थी। तो बुद्ध मत के मानने वालों की थी, लेकिन बुद्ध मत में जो वजीर था वो ये ब्राह्मण हिंदू वजीर था चच। तो इसका मतलब जब चच जो है वो बादशाह बन गया तो डायनेस्टी किसकी हो गई, ब्राह्मण डायनेस्टी स्टार्ट हो गई सिंपली। तो ब्राह्मण डायनेस्टी जो है वो 632 से स्टार्ट हुई और 724 पे जो है वो खत्म हुई। तो ये डायनेस्टी यहां पे स्टार्ट हो गई। अब चच का जो भाई था वो था चंदर। अब जो चंदर था वो मानने वाला था बुद्धिज्म का। तो इस तरह से जब चच जो है उसकी वफात हुई तो उसके बाद जो उसका भाई चंदर था उसने भी 8 साल हुकूमत की। तो इस तरह से वो बुद्धिस्ट था, तो फिर बुद्धों की हुकूमत भी साथ में रही। तो इस तरह यानी मिक्सचर, ये जो मजहब का मिक्सचर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। इवन आगे भी आपको नजर आएगा कि ऐसा ही है। जो राजा दायर के बेटे हैं उनमें भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है जी राजा दायर जो है वो जब बादशाह बना तो इसका जो वजीर था वो था बुद्धिमान। बुद्धिमान जो है बहुत ही चालाक और अक्लमंद किस्म का माना जाता है। उसके बारे में बहुत सी स्टोरीज भी हैं जिसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब सीजन 2 जो है वो हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमसे स्टोरीज को जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री की जो स्टोरीज है उनको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसने काफ़ी जो है मशवरे दिए, काफ़ी हेल्प की राजा दायर की उसकी सल्तनत स्टैंड करने में। और राजा दायर खुद भी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक वॉरियर था। अब जो इसका बेटा था यानी कि जो चंदर था, जो बहरमनाबाद के अंदर जो है वो हुकूमत कर रहा था उस टाइम पे अंदर, जो चंदर जो था, अब क्योंकि चंदर का जो ताल्लुक है वो किससे था, वो बुद्ध मत से हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वो बुद्धिस्ट था तो उसका बेटा भी जो है आगे फिर बुद्धिस्ट था। तो इसका मतलब क्या है, फिर वो उसको जो है वो हुकूमत मिली बहरमनाबाद के अंदर, ठीक है।
तो आगे आपको मैप में नज़र आ जाएगा बहरमनाबाद, जिसको अभी हैदराबाद जो है वो नॉर्मली कहा जाता है, उसके पास था। तो ये जो है ये उस टाइम पे यहाँ पे चंद्र के बेटे की हुकूमत थी। तो फिलहाल अभी भी जो है वो 2 गवर्नमेंट्स चल रही हैं 700 AD के अंदर, एक बुद्धिज़्म के मानने वाली और दूसरी जो है वो हिंदुज़म के मानने वाली। अब बुद्धिज़्म के मानने वाले को होता है, बुद्ध मत वाले जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो फाइट करते हैं, क्योंकि वो लड़ने को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ट्रेड वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और भाईचारे के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे अशोक ने किया था एंशिएंट इंडिया के अंदर हमने देखा। तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म यहाँ पे हुआ। उसके बाद जो है वो चंद्र की डेथ हो गई, और चंद्र की डेथ हुई तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो है धरसिया जो है, जो बड़ा बेटा था, जो कि इतना ज़्यादा को काबिल नहीं था, तो वो जो है उसने वहाँ पे हुकूमत संभाली। उसके बाद धरसिया जो है माना जाता है वो भी जो है उसको बीमारी लगी और उसके अंजे के तौर पर उसकी वफ़ात भी हो गई। तो उसकी वफ़ात के बाद जो है वो राजा दाहिर जो है वो अकेला जो है वो सिंध का हुक्मरान बन बैठा। इसी दौरान हुआ क्या कि जो राजा दाहिर था उसने अपनी बहन जो है उससे शादी कर ली रानी भाई से। अब रानी भाई से जो शादी की, तो ये शादी माना जाता है कि जब जो चच है वो मरने लगा था, तो उसको उस टाइम पे जो ज्योतिषी थे, क्योंकि हिंदू आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या इस ज्योतिष के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो यकीन रखते हैं, तो ज्योतिषियों ने ये कहा था कि जो रानी भाई है इसके हाथ में बड़ी दौलत है, या फिर जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी सल्तनत रहेगी, लेकिन जिस दिन ये तुमसे चली गई तो तुम्हारी सल्तनत भी चली जाएगी। तो ये बात राजा दाहिर को बताई। तो राजा दाहिर जो है उसने बुद्धिमान से मशवरा किया, माना जाता है, तो बुद्धिमान ने उसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर लें, क्योंकि अगर आप इसको बाहर कहीं ब्याह के देंगे तो आपकी सल्तनत जाने का खतरा है। तो ऐसे में राजा दाहिर ने जो है वो लोगों की परवाह किए बगैर शादी कर ली अपनी बहन से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, अगर बात करें जी इंडियन कल्चर की, तो उस टाइम पे इंडियन कल्चर कैसा था, यानी ये तो राजा दाहिर जो है ये उसके हुक्मरान बनने तक की सारी स्टोरी थी। अब इंडियन कल्चर की बात करें तो ब्राह्मण जो थे उनका जो है वो डोमिनेंस थी, यानी जाहिर बात है ब्राह्मण वैसे भी जो है सबसे ऊंची जात मानी जाती हैं, तो ब्राह्मण जो थे वो उनको माना जाता था, यानी ऊंची जात का। लेकिन फिर भी जहाँ पे जो है वो खुशरी थे, जो वॉरियर्स थे या खास करके जो राजपूत थे, वो फिर भी इनसे ऊपर थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है हमेशा हिंदू कास्ट में ऊपर ही होते हैं। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और डिपेंड किसके ऊपर करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। आपको पता है आज भी इंडिया या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ट्रेड थी साथ में, क्योंकि जितनी भी जो ट्रेड थी अरबों के साथ जो तिजारत हो रही थी, तो वो सारी की सारी ट्रेड थी उसमें, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये यानी कि बेसिक इकोनॉमी के पिलर्स थे उस टाइम पे। अगर सोशल कंडीशंस की बात की जाए इंडिया की, यानी अरबों के आने से पहले, तो उसमें कास्ट सिस्टम तो मौजूद ही था, जो कि 1500 से स्टार्ट हो गया था, 1500 BC से जो है वो स्टार्ट हुआ था कास्ट सिस्टम। तो उसमें जो है वो अछूत को खास करके जो है जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनको जो है वो बहुत ही हकारत से देखा जाता था। अछूत का मतलब भी क्या है, अछूत न छूने वाला, छू मतलब टच, ठीक है। तो टच उनको नहीं किया जा सकता था। इवन अछूत जो है माना जाता था कि अगर उसको एक तो शहर से बाहर रखा जाता था, वो सिर्फ शहर के अंदर सफाई के लिए आता था, कि सफाई के लिए अछूत आए शहर के अंदर, सफाई की और बाहर चले गए, और बस्तियों से बाहर वो रहा करते थे। इवन यहाँ तक कि अब आपको फिर बात वही है कि कंट्रोवर्शियल ही लगेगा, लेकिन वो उनके पीछे जो है वो झाड़ू बंधे हुए होते थे कि उनके पाँव के निशान भी जो है वो नीचे ना पड़े, और किसी ब्राह्मण का पाँव का निशान जो है वो अछूत के पाँव के ऊपर ना आ जाए, तो वो झाड़ू सफाई करते रहते थे। इवन वो थूकते भी जो है उनके गले में जो है वो एक हंडिया सी बंदी होती, उसके अंदर थूका करते थे, उन्हें बाहर थूकने की भी इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह का जो है आपको कास्ट सिस्टम उस टाइम पे हमें मिलता है। अब स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो जो वेद पीरियड था, ठीक है, अब वेद पीरियड जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो क्लासिकल इंडिया का टाइम है, तो उसमें वेद पीरियड में जो औरत है उसको जो है वो बराबर मकाम हासिल था मर्दों के बराबर, और खास करके हिंदू सोसाइटी के अंदर औरत को काफ़ी ज़्यादा पूजा भी जाता था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ग्रेजुअली जो है वो औरत का मकाम गिरता गया और ये जो 700 AD था, इस पे औरतों का कोई मकाम नहीं था, यानी औरत जो है उसके ऊपर मर्द ही डोमिनेट कर रहा था, बाप भाई या शोहर की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल यानी कि हमने ये देखा कि भाई क्या हुआ कि अरबों से पहले जो है वो एक तो हुकूमत जो है वो किसकी थी, सबसे पहले ब्राह्मण डायनेस्टी चल रही थी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कल्चर जो है वो क्या था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अरबों ने जो है वो किन वजूहात की बिना पे जो है वो सिंध को फतह किया, क्या जो है वो कॉजेज़ बनी जिस वजह से जो है वो उन्होंने फतह किया सिंध को। तो उसमें सबसे पहले जो है वो अगर हम बात करें तो अरब ट्रेड का मैं जिक्र कर चुका हूं कि अरब ट्रेड जो है वो अरबों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में जो है वो ट्रेड जो है वो हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पे अगर आप सामने मैप के अंदर देखें तो आपको ये जो एरोज नज़र आ रहे हैं, तो ये वो सारे एरोज है जहाँ पे अरब ट्रेड उस टाइम पे हुआ करती थी। ये अरेबिया आपको नज़र आएगा, ठीक है, और यहाँ पे उस टाइम पे जो है वो उमैया डायनेस्टी चल रही थी।
तो उमैया डायनेस्टी थी, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो पर्शिया है या ईरान है, तो ये जितना भी समंदर का एरिया है यहाँ पे जो है वो अरब आते और यहाँ पे आगे ट्रेड करते, इवन चाइना तक वो यहाँ पे जाते और आगे यहाँ पे साइड पे मलेशिया वगैरह तक, जो इंडोनेशिया तक ये आते और ट्रेड करते। तो इंडिया से यहाँ से जो है ये जो साउथ का इंडिया है या दीबल है, जहाँ पे जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं यहाँ पे वो आते, आके अपनी बस्तियाँ बनाई हुई थी इन्होंने। इवन जो है यहाँ पे लोकल जो है वो औरतों से उन्होंने, अरबों ने शादी भी की हुई थी। तो यहाँ पे उनकी जिस मालाबार, जिसको हम अब बाद में जिक्र भी सुनेंगे, तो वो जो मालाबार था वहाँ पे जो आबादी थी वो मेजॉरिटी जो है वो अरबों और हिंदुस्तानियों की शादी के नतीजे के तौर पे वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए, जो जनरेशन बड़ी हुई, वो मालाबार के जो है वो मुसलमान थे वहाँ पे अरब के। तो यहाँ पे अरबों ने शादियाँ की हुई थी, यहाँ पे वो 6-6 महीने जो है वो स्टे भी किया करते। तो बहुत अच्छे यानी ट्रेड रिलेशंस थे। और इंडियन प्रोडक्ट्स में क्या होता, गर्म मसाले होते, यहाँ पे हाथी के दांत होते, और जितनी भी वो चीज़ें जो खास करके कपड़ा जो है वो रेशमी कपड़े की अगर बात करें तो ये चीज़ें, धागा वगैरह, ये जो है अरब यहाँ से लेके जाया करते थे। और मुसलमानों की जो मोरालिटी थी वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से इनसे पेश आते। और इसी वजह से यहाँ पे जो ये बॉर्डर के एरियाज थे, यहाँ पे बहुत से लोग, खास करके जो छोटी ज़ात के हिंदू है माना जाता है, जब वो देखते कि मुसलमान जो है वो ये नहीं देखते कि भाई एक बड़ा है, एक छोटा है, एक अमीर है, एक गरीब है, सब बराबर हैं इस्लाम में, तो वो भी, उनमें भी काफ़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मुसलमान हुए अरबों के इस बर्ताव के नतीजे के तौर पर। और इसी तरह से मुसलमानों को भी जो है वो मजहबी आज़ादी हासिल थी, यानी कि मजहबी तौर पर मुसलमानों को कभी बाउंड नहीं किया गया इंडियंस की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से कि भाई आप मुसलमान हैं तो आप यहाँ पे जो है वो मुसलमान अपना जो है प्रीचिंग्स नहीं कर सकते या आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे थे। अब क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे रिलेशंस थे तो फिर जो है क्या वजूहात बनी? अब ये जो रिलेशंस थे ये लोकल लोगों के बीच में थे और कुछ जो है वो राजों महाराजाओं के बीच में थे, लेकिन कुछ जो है ऐसे मौजूद थे जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। तो अब उसमें अगर कॉजेज़ की बात करें तो क्या कॉजेज़ बने? उसमें सबसे पहले जो है वो जो बागी थे उनकी प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे हुआ करती थी। जितने भी जो खिलाफत के बागी थे, यानी उमैया डायनेस्टी के जो बागी थे, वो यहाँ पे आते मकरान के इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान में खास करके, तो यहाँ पे आके उनको पनाह दी जाती और जब उन्हें वापस मांगा जाता तो यहाँ के हुक्मरान ने वापस करने से इनकार कर देते। दूसरा जो है, जो अलाफी ट्राइब्स थे, जो एक अरब कबीला था, ये खास करके जो बागी थे अरबों के, तो ये यहाँ पे आके इन्होंने हुकूमत बना ली थी, बगावत की और यहाँ पे आके इन्होंने यहाँ पे होल्ड किया। तो जब इन्हें वापस मांगा गया तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें खास करके अलाफी जो है, इन्होंने एक कत्ल करके जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि इसे वापस करो, लेकिन जब राजा दाहिर ने वापस करने से इनकार कर दिया कि भाई वो मेरे कंट्रोल में नहीं, तो ऐसे में जो है ये भी कॉज बना। अच्छा, सडन कॉज जो माना जाता है जी, सडन कॉज क्या था? प्लंडरिंग ऑफ मुस्लिम शिप्स। अब ये, इसको कुछ लोग ये मानते हैं, यानी कुछ लोगों से मुराद, हमेशा मैं आपको कहता हूँ हिस्टोरियंस की बात करता हूँ, तारीखदानों की, नॉर्मल आम लोगों की बात नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ ये मानते हैं कि ये एक महज जो है वो कहानी है, और कुछ लोग मानते हैं कि यही जो है वो एक कॉज था। कि क्या था कि उस टाइम पे श्रीलंका जो है, यहाँ मैप के अंदर अगर आप देखें, ये आपको छोटा सा नजर आएगा सेलोन, यहाँ पे इसका राजा भी मुसलमान था उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे मुसलमान आया करते थे, हजरत आदम सलाम के जो नक्शपा है उसकी ज़ियारत करने आया करते थे। तो यहाँ के राजा ने जो है वो कुछ तोहफे तहाए थे कि यहाँ पे जो लोग गुलाम थे उस टाइम पे, या जो ट्रेडर्स थे यहाँ पे रह रहे थे काफ़ी टाइम से, यहाँ पे फैमिलीज के अंदर सेटलमेंट थी, तो वो उम्रा के लिए वापस जा रहे थे अरेबिया, तो उनको जो है तोहफे तहाइफ दे के यहाँ पे भेजा गया। तो उनका जो समंदर में कश्ती है वो तूफान की जद में आई और यहाँ दीबल के साहिल पे आ लगी। तो दीबल के साहिल पे जो डाकू थे उन्होंने क्या किया जी, उस कश्ती को लूटा, वहाँ की जो औरतें थीं उसके अंदर उनकी इज्जतों को पामाल किया। और ऐसे में माना जाता है कि एक खत जो है वो लिखा गया राजा दायर को कि भाई आप जो है, सॉरी हज्जाज बिन यूसुफ को, कि भाई आप जो है, हम मुश्किल में हैं, आप हमारी इज्जत बचाएं आके यहाँ पे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने, ये एक यानी कि एक बहुत सडन कॉज बना। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखा फिर राजा दायर को कि भाई इस तरह से आपने हमारे जो है वो मुसलमान पकड़ लिए हैं जो कि आपको नहीं पकड़ने चाहिए थे। तो राजा दायर ने कहा मैंने नहीं पकड़े, बल्कि जो डाकू हैं, कज़ाक है, बहरी, उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन पर मेरा बस नहीं चलता। माना जाता है ये राजा दायर जो है ये उसका एक झूठ था। अच्छा, इस तरह से अगर बात करें राजा दायर के एटीट्यूड की, तो उसका यानी एटीट्यूड ऐसा था कि उसने कभी खिलाफत से वो खुश था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसकी बाउंड्रीज के साथ ही थे। तो ऐसे में जो है फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है फिर फैसला किया। तो उसने एक तो पहले जो है एक बंदा भेजा जी अब्दुल मालिक की हुकूमत में, यानी अब्दुल मालिक जब खलीफा थे बगदाद के अंदर, तो उस टाइम पर इजाज़त चाहिए, लेकिन अब्दुल मालिक ने जो है वो इजाज़त देने से इनकार किया और कतराते रहे। लेकिन जब वलीद बिन मालिक जो है वो वहाँ पर बनु उमैया के अंदर जो है
हुक्मरान बने तो उन्होंने जो है वो इजाज़त दी और उसके नतीजे के तौर पे पहले 2 जो है वो मुहिम्मात की गई, दोनों की दोनों जो है वो फेल हुई और उसमें एक में जो है वो अब्दुल्ला बिन नबीहा असालमी जो है इनको भेजा गया और राजा दाहिर का जो बेटा है जेसिया या जे सिंह जो है उसने शिकस्त दी। दूसरे में बदाइल मजाली को भेजा गया और इन दोनों को जो है यानी कि बलूचिस्तान के इलाके में जो है शिकस्त दी गई। और जेसिया जो है इसने बहुत अच्छा वॉरियर था, इसने बाहर निकल के ही जो है अपने सल्तनत से इनका मुकाबला किया और इनको शिकस्त दी। उसके बाद जो है राजा दाहिर ने फिर क्या किया जी, जो फारस का गवर्नर था और जो उसका भतीजा भी था और इसकी बेटी का शोहर भी था मोहम्मद बिन कासिम, उसको जो है वो 711 में भेजा और तकरीबन 15,000 के लश्कर के साथ भेजा, ठीक है, जिसमें 6,000 जो है वो शामी शामिल थे और 6,000 इराकी शामिल थे और साथ में 3,000 जो है वो उन्होंने फारस से ज्वाइन करना था। और इस तरह साथ में इनकी मंजनीक भी थी जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सामने आपको पिक्चर में मंजनीक दिखाई दे रही है जो कि पत्थरों को जो है बड़े बड़े पत्थरों को फेंका करती थी और ये जो कले हैं उस ज़माने के, उन कलों की दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, बड़े बड़े पत्थर फेंक के, जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस फतह के अंदर, ठीक है। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है उसको भेजा गया तो अब बैकग्राउंड में हम देख चुके हैं कि 2 जो है वो उनको शिकस्त हो चुकी है और जेसिया जो है कैशप जिसको कहा गया और जेसिया भी उसको कहा गया है, जे सिंह भी जो है ये राजा दाहिर का जो बेटा था, ठीक है, इसने जो है 8 दिन तक मुकाबला किया और इसने पहले 2 को शिकस्त दे दी। अब मोहम्मद बिन कासिम जब आ गया यहाँ पे तो 8 दिन तक जो है वो यहाँ पे किले का मुहासरा किए रखा दीबल के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ जी, दीबल के अंदर जब किले का मुहासरा हुआ तो यहाँ पे एक झंडा जो है वो लगा होता था इस किले के अंदर और माना ये जाता था, हिंदुओं का ये अकीदा था कि ये जो झंडा है, जब तक ये झंडा है तो ये एक तिलिस्माती झंडा है, इनकी प्रोटेक्शन होती रहेगी, बाहर से कोई शख्स भी आके इनको शिकस्त नहीं दे सकता। तो मोहम्मद बिन कासिम को जब इस बात का पता चला तो उसने जो है वो अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि भाई इसको जो है वो मंजनीक के थ्रू इसको अटैक किया जाए। तो इस तरह मंजनीक के थ्रू पहले ही अटैक के अंदर ये झंडा जो है वो गिर गया। अब जैसे ये झंडा गिरा तो 8 दिनों के बाद तो नतीजे के तौर पर वहां पे जो है हिंदू जो है, आपको पता है बहुत सी अपशगुनों के ऊपर वो बिलीव करते हैं कि भाई अपशगुन ये हो गया, बिल्ली गुजर गई, तो उन्होंने देखा झंडा गुजर गया, इसका मतलब हमारी शिकस्त होना पक्की है। तो वो इस तरह से एक तो खुद भी वो डर गए और आधा जो है उनका मुराल वहीं पे जो है वो गिर गया। नतीजे के तौर पे जो केशप है वो वहां से भाग निकला और फिर इस तरह से जब केशप वहां पे भाग निकला तो पीछे जो है किले को फतह कर लिया गया और दीबल के किले के अंदर जो है कबला नामी जो है वो एक शख्स था जो कि किलादार था, तो बाद में जो है वो मुसलमान हो गया क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के सामने ये पेश हुआ और इसने बताया कि भाई मैंने आपके जो यहाँ पे लोग थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो इंजे के तौर पे इनको फिर बाद में मौलाना इस्लामी के नाम से, ठीक है, पहचाना गया मौलाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं जी कन्क्वेस्ट ऑफ नेरोन की। ये जो नेरोन है इसको जो है वो फतह किया गया बगैर किसी फाइट के, क्योंकि अब यहाँ पे भी जब लोगों को पता चल गया तो उन्होंने जो है पहले से ही अमान मांग ली कि भाई आप जो है जो लोकल लोग थे हमें अमान दें और हमें लड़ाई के अंदर शामिल ना करें। तो इस तरह से ये बगैर जो है वो लड़ाई के फतह हो गया। उसके बाद जी बहरोज की बात करें तो 7 दिन यहाँ पर मुहासरा रहा, उसके बाद जो है बहरोज को भी फतह कर लिया गया, इस किले को भी फतह कर लिया। उसके बाद बात करते हैं जी सिस्तान की। और सिस्तान जो है यहाँ पे विजय राय जो है यहाँ पे हुक्मरान था तो इसको फतह किया और विजय राय जो है यहाँ से भाग गया और विजय राय यहाँ से भाग के फिर जो है सीसम में जाके छुपा, सीसम के किले के अंदर, और वहाँ पे फिर विजय जब सीसम को फतह किया गया तो सीसम में जो है फिर उसको विजय राय को वहाँ पे मारा गया वहाँ पे। इसके बाद बदाइया इससे पहले आता है। बदाइया के अंदर जो है वो काका नामी जो है वो एक हुक्मरान था तो उसने जो है वो सरेंडर कर दिया खुद ही और उसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी मोहम्मद बिन कासिम ने। यहाँ पे अपने ख़ास मुशीरों के अंदर भी इसको शामिल कर लिया क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट किया था मुसलमानों के साथ। उसके बाद बात करते हैं जी राजा दाहिर के खिलाफ। राजा दाहिर जो है उसने दरियाए सिंध के किनारे जो है जो आज का नवाबशाह है जहाँ पे, तो उस जगह पे जो है वहाँ पे मुकाबला हुआ अरोर के अंदर और वहाँ पे 3 दिन तक जो है वो जंग जारी रही और सख्त किस्म की जो है वो जंग हुई और उसके बाद जो है 3 दिनों की जंग के बाद जो है वो राजा दाहिर को कत्ल कर दिया गया और ये जो बैटल ऑफ अरोर है इसी के अंदर जो है यानी कि कत्ल हो गया राजा दाहिर का। और यहाँ पे जो रानी थी, ठीक है जी, रानी भाई जिसका मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ, जिसके साथ ने शादी की हुई थी रानी भाई के साथ, तो वो यहाँ से किले में वापस भागी अरोर के किले के अंदर और वहाँ पे जो है वहाँ पे उसने फिर क्या किया जी, जोहर की रस्म जो है एक माना जाता है परफॉर्म की। वो क्या होता है कि आग लगाई जाती है, जो राजपूत हैं, राजपूतों की जो औरतें जब वो देखती हैं कि अब कोई बचने का हल नहीं है तो वो क्या करती हैं, वो आग में छलांग लगाती हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो उस तरह से उसने जो है रानी भाई ने आग में छलांग लगा के यानी सत्ती कर लिया और अपनी बात में वहाँ पे जितने भी लोग थे और बाकी जो 6000 लोग तकरीबन माने जाते हैं किले के अंदर लड़ाई की, लेकिन वो उनको भी शिकस्त हुई। और उसके बाद जी
बात करते हैं बहरमनाबाद की। तो जो बहरमनाबाद है, यहाँ पे आप सामने मैप के अंदर भी देख लें कि यहाँ पे ये दीबल है, यहाँ पे ये जो आपको सबसे फर्स्ट जिसका हमने जिक्र किया कि भाई यहाँ पे दीबल को फतह किया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है राजा दाहिर को शिकस्त दी गई, और ये जो है आपको यहाँ पे बहरमनाबाद नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ की शिकस्त के बाद ये सारे के सारे बहरमनाबाद आए, केशप और जेसिया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बहरमनाबाद के अंदर जो है यहाँ पे क्या हुआ, 6 माह तक तकरीबन जो है वो कैप्चर किया गया, फोर्ट को उसका मुहासरा किया गया। और उसके बाद यहाँ पे जो लाडली रानी थी, सेकंड वाइफ जो थी दाहिर की, यहाँ पे उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया, लेकिन एट दी एंड जो है वो बहरमनाबाद को भी फतह कर लिया गया। तो फिर जो लाडली रानी थी इसने जो है माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने इसके साथ निकाह कर लिया, यानी कि यहाँ पे शादी कर ली। अब यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है, कुछ मानते हैं शादी की, कुछ मानते हैं शादी नहीं की, यानी निकाह किया, और कुछ मानते हैं निकाह नहीं किया। तो निकाह कर लिया यहाँ पे जो राजा दाहिर की दूसरी बीवी थी उसके साथ, जो मुसलमान हो गई बाद में। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी कन्क्वेस्ट ऑफ अलोर की। अलोर को जो है, जो सखर के करीब था, जो उस टाइम पे कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है अलोर, यहाँ पे सखर है। तो ये यहाँ पे उस सखर या रोहड़ी जो है आज के टाइम का, यहाँ पे इसके पास जो है जिसके खंडरात मिले हैं अलोर के, तो यहाँ पे ये कैपिटल था पूरे के पूरे सिंध का, और यहाँ से ये रन किया जाता था। इसको भी आसानी से जो है वो फतह कर लिया गया। और बाकी आपको यहाँ पे अगर देखने को मिले तो ये नवाब शाह, जहाँ पे जिस इलाके के अंदर जो है नवाब शाह के पास जो है वो राजा दाहिर को यहाँ पे शिकस्त दी गई, और यहाँ पे राजा दाहिर जो है वो कत्ल हुआ। उसके बाद बात करते हैं जी अलोर। अब जो अलोर जो है वो फतह हो गया, तो यहाँ पे अलोर में जो है सबसे छोटा बेटा फ्यूफी जो था राजा दाहिर का, यहाँ पे ये हुक्मरान था। तो ये सबसे बड़ा शहर था सिंध का, तो यहाँ से ये भाग गया, और ये अपने भाई जो है वो जेसिया के पास या जय सिंह के पास जो है वो राजपूताना में भाग गया, जो कि उस टाइम पे वहाँ पे भाग गया था, इससे पहले जो है वो भागा हुआ था। उसके बाद जी मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में 2 माह लगे तकरीबन जो है मुल्तान का मुहासरा हुआ, 2 माह तक मुल्तान का मुहासरा हुआ। उसके बाद जो है गुरसिया जो है मुल्तान का जो हुक्मरान था, ये गुरसिया, ये यहाँ से भाग गया बगैर किसी जंग के, यानी जंग नहीं हुई, सिर्फ मुहासरा हुआ। उसके बाद ये पंजाब भाग गया, या कश्मीर माना जाता है। तो ये जो कश्मीर था उस टाइम का, पंजाब, क्योंकि मुल्तान जो है ये तो सिंध का इलाका ही था, जैसे आपको बता चुका हूँ। तो ये कश्मीर पूरे का पूरा पंजाब का जो दूसरा एरिया था, और कश्मीर था, उसको कश्मीर उस टाइम पे कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो है ये पूरे का पूरा एक सिलसिला जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का यहाँ पे बिल्ड हुआ, कि स्टेप बाय स्टेप उसने जो है ये सारे के सारे फतूहात क्यों। इस सारे के दौरान माना यह जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो हज्जाज बिन यूसुफ ने से पहले ही कहा था कि भाई तुम जो है मुझसे कांटेक्ट में रहोगे और मुझे बताते रहोगे कि जंग के क्या क्या हालात चल रहे हैं, जिस तरह मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसे ही करोगे। तो यहाँ पे फिर साथ में क्योंकि मजीद प्रोसेस भी होते रहे, लोगों को खिलत भी मिलती रही, जो लोग इनके साथ वफादार हुए चाहे वो हिंदू थे, उनको यहाँ पे रखा गया, और उन्हीं से जो है यहाँ पे कुरानी का काम लिया गया, और बताया गया कि हिंदुओं को क्या आपको जिज़िया भी देना पड़ेगा। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे बहुत अच्छा रवैया भी जो है वो अपनाए रखा। अब यहाँ पे जो मैं आपको स्टार्ट में एक बात बता रहा था कि एक डिबेट है मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कि भाई मोहम्मद बिन कासिम एक हीरो है या एक लूटर है, कि एक लूट मार के लिए आया और यहाँ से वापस चला गया। तो चशनामा की जो बुक है 8th सेंचुरी के अंदर जो लिखी गई है, जिसको मिर्ज़ा खलीज बेग ने जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रांसलेट किया, तो उसके अंदर भी है इसी तरह डॉक्टर मुबारक अली के जो व्यूज़ हैं वो भी कुछ थोड़े से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं। उसमें वो भी मानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इस्लाम फैलाने नहीं आया था, बल्कि वो जो है वो बनु उमैया की सल्तनत को जो है वो फैलाने यहाँ पे आया, या यहाँ पे जो है वो मालूमात इकट्ठा करने आया था। डॉक्टर मुबारक जो रिसर्च जिन्होंने की उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि बहुत से लोग खास करके जो है सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं, सिंध के जो नेशनलिस्ट हैं वो राजा दाहिर को ही अपना हीरो मानते हैं कि भाई वो हमारी धरती का था, हमारी सरजमीन का था, उसने यहाँ की प्रोटेक्शन में अपनी जान दी, इसलिए जो है वो हमारा हीरो है, यहाँ पे ये माना जाता है। इसी तरह से जो इस्लामी लोग हैं, ठीक है जी, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो ये मानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहाँ पे इस्लाम लेके आया, और सिंध जो है वो बाबुल इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम यहाँ से जो है वो इंटर हुआ पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, तो इसलिए जो है वो उसे हीरो मानते हैं। तो ये डिबेट जो है एक लगी हुई है, आपको बहुत सी जगहों पे ये डिबेट इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर आप एक नेशनलिस्ट की हैसियत से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हकीकत में जो बाहर से लोग आए, चाहे वो महमूद गजनवी था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गौरी था, ठीक है, ये सारे के सारे इन्होंने आके यहाँ पे लूट मार की। लेकिन आप एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये आए तो इनके नतीजे के तौर पर ही इस्लाम फैला, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिबेट है जिसको अभी जो है ना मैं किसी बात के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, तो आप खुद ही जो है इसके ऊपर फैसला करें। अब अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम की डेथ की, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई, तो 2 बेटियां जो हैं वो माना जाता है राजा दाहिर की जो थी, एक सूर्या देवी और दूसरी जो है वो पमला देवी जो थी।
तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, जो पमला देवी थी, जब इसको जो है वो बगदाद भेजा गया, दोनों को जो है बगदाद भेज दिया मोहम्मद बिन कासिम ने और बहुत सी औरतों के साथ। तो जब बगदाद भेजा गया तो वहाँ पे जो है पमला देवी जो है माना जाता है कि इसने जो है वहाँ पे जाके झूठ बोला कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की है। तो ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया। और इवन वापस भी कैसे बुलाया गया कि जो बैल की खाल है उसके अंदर जो है कहा कि सी के जो है वो इसे वापस लाया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को जब ये ऑर्डर्स मिले तो अभी वो फतुहात के सिलसिले में आगे बढ़ रहा था, तो उसने फिर खुद को पेश किया वहाँ से। और माना जाता है कि उसको मोहम्मद बिन कासिम को बैल की जो है खाल के अंदर और एक ट्रंक के अंदर, एक तने के अंदर जो है ये बंद किया गया और फिर खलीफा के सामने पेश किया गया और उसने फिर जो है वहीं पे कैद खाने में कैद कर दिया। कुछ लोग मानते हैं वहाँ पे उसको टॉर्चर किया गया, उसकी वफात हो गई, और कुछ ये मानते हैं उसको जेल में बंद किया गया और वहाँ पे उसकी मौत हुई। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ही है मोहम्मद बिन कासिम की उसकी डेथ के ऊपर कि भाई उसको जो है वो क्यों सज़ा दी गई। तो यहाँ पे जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का फतुहात का सिलसिला यहाँ पे क्लोज होता है। अब आगे बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है या अरबों की जो फतह है इसके बाद जो मुहिम जोई है इसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर इसका असर क्या हुआ। तो देखिए इसका इम्पैक्ट्स की अगर बात करें, साथ की बात करें, तो सबसे पहले जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि अब पहले तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अगर हुक्मरान थे तो तब भी ट्रेड हो रही थी, लेकिन अब जब मुसलमान वहाँ पे हुक्मरान बन बैठे तो उसके नतीजे के तौर पर ट्रेड और ज़्यादा बढ़ी, मुसलमानों की यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर इस्लाम भी बहुत तेज़ी से फैला। ठीक है, और जो मुस्तकबिल में आने वाली जो फतुहात थी उनके लिए भी एक जो है वो रास्ता खोला गया। ऐसा नहीं कि मुस्तकबिल में सिंध से जो है वो अटैक हुए, लेकिन एक ताला जो है वो खुल चुका था, एक बंद ताला। तो अब जब वो खुल चुका तो फिर चाहे वो पंजाब से आए या वो दरा खैबर से आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रास्ता जो है वो मुस्तकबिल के लिए मिल गया। इसी तरह से इस्लाम की जो तालीमात है यहाँ पे फैलना स्टार्ट हुई और आम हुई। और उसके बाद यहाँ पे मुसलमानों का रवैया भी ऐसा था कि मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद माना जाता है जो यहाँ के हिंदू थे उन्होंने एक मूर्ति बनाई मोहम्मद बिन कासिम की और उस मूर्ति की पूजा करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो इतना ज़्यादा उसने जो है यहाँ पे फ्री एंड फेयर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाके सोचेंगे तो जो हमने कास्ट सिस्टम की बात की थी कि जो हिंदुओं के अंदर जो है वो ज़ात पात का निज़ाम है वो इस्लाम के अंदर नहीं। अब जब इस्लाम के अंदर नहीं तो हिंदुओं में इसका मतलब एक बहुत बड़ा तबका जो है वो निचली ज़ात का था उस टाइम पे। तो उस निचली ज़ात में जब ये देखा कि यार मुसलमान तो ऐसे हैं कि जो सब बराबरी की बात करते हैं, हम उनके साथ बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब एक जैसा है, तो हम में छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। तो जाहिर बात है उन्होंने बहुत तेज़ी से जो है वो इस्लाम कबूल किया। इवन मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी को भी उन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा ज्वाइन किया। एक लैंग्वेज बनी, क्योंकि अरबों की जब लैंग्वेज यहाँ पे आई तो उसके नतीजे के तौर पे अरबी या पर्शियन बनी, तो उसके बाद यहाँ पे संस्कृत थी या हिंदी जो थी तो उसमें एक नया डायलेक्ट जो है वो पैदा हो गया। इसी तरह से नॉलेज एक्सचेंज हुआ, क्योंकि जो हिंदू थे वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे थे। इसी तरह से संस्कृत या उनकी जो पुरानी जो बुक्स थी उसमें बहुत ज़्यादा आगे थे, तो वो सारे की सारी बुक्स जो है उनको ट्रांसलेट किया गया अरबी के अंदर। इस तरह से अरबों की जो बुक्स थी वो यहाँ पे ट्रांसलेट हुई। इसी तरह से जो है वो न्यू डायलेक्ट का जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, अरब रूल जहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गया सिंध के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे ज़मीन की तकसीम की गई, टैक्स का जो है वो निज़ाम एक लाया गया, और जो जस्टिस सिस्टम था, इंसाफ का निज़ाम सबसे पहले जो है माना जाता है ये सबसे की था। उसकी वजह क्या है, फिर बात वहीं पर आ जाती है बराबरी के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर, कि इस्लाम बात करता है सिर्फ तकवा की, कि जो अगर किसी को बड़ाई हासिल है अल्लाह के नज़दीक तो तकवा के ऊपर है, इसके अलावा सब बराबर हैं, चाहे वो काला गोरा है, सफ़ेद है, नीला पीला, जैसा भी है व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो उसको कोई बर्तरी हासिल नहीं अमीर गरीब को सिवाय तकवा के। तो यहाँ पे हिंदुओं में तो ऐसा था नहीं। और आप सोचें कि 700 AD आज भी 2020 के अंदर भी हम बात करते हैं तो कैसा हिंदुस्तान के अंदर है। तो उस टाइम की अगर बात करें 700 AD के अंदर तो वहाँ पे क्या निज़ाम चल रहा होगा। तो जब वहाँ पे एक जस्टिस सिस्टम दिया जाए जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो तो उनके लिए कितना बड़ी ये एक नेमत, तो एक बहुत बड़े इंपैक्ट जो है पड़े, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर आए। अब उसके बाद माना जाता है, बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अरबों की ये जो फतह थी या सिंध को जो फतह करना था ये बेकार हो गया, यानी कि सारे का सारा ज़ाया हो गया, इसका कोई आउटकम नहीं निकला। एक ऐसी जो है वो एक मुहिम थी जिसके नतीजे के तौर पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ अरबों को भी, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा वजह क्या बनी, यानी माना जाता है कि 125 साल ही गुजरे तो उसके बाद मुसलमानों को जो है वो मंसूरा जो है एक छोटी सी बस्ती बसानी पड़ी सिंध के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि बाकी उनकी प्रोटेक्शन ही नहीं रही, ठीक है। 125 साल यहाँ हुकूमत हुई, उसके बाद 750 में अब वजूहात क्या बनी यहाँ पे कमज़ोरी की,
सिंध के अंदर। तो 750 एडी के अंदर अब्बासी खिलाफत जो है, अब इनकलाब आया, ठीक है, बनु उमैया जो है वो ख़त्म हो गई, तो अब्बासी खिलाफत आ गई। अब अब्बासी खिलाफत ने यहाँ पे जब देखा कि भाई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे सिंध के अंदर आपने देखा रेगिस्तान है, तो उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं इतना ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। तो जब तवज्जो नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सुलेमान बिन मालिक जो है, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो माना जाता है कत्ल किया या कत्ल करवाया या उसके नतीजे के तौर पर कत्ल हुआ, तो उसका भी जो है एक एटीट्यूड था कि उसने भी जो है मोहम्मद बिन कासिम की फतह के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, एक जिद या बॉक्स के अंदर आगे। दूसरा, यहाँ पे करामती बहुत ज़्यादा फैल गया। अब ये जो करामती हैं, हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये करामती हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक डिस्टर्बिंग एक मामला रहा। यहाँ पे करामती या मुल्हिद आप इन्हें कह लें कि मुल्हिद क्या है कि ये वो लोग थे जिन्होंने कहा भाई नाउजुबिल्लाह अल्लाह कोई नहीं, क्यों मानते हो अल्लाह को, अल्लाह का इनकार करो, मज़हब कुछ भी नहीं होता, ये नमाज रोज़ा क्या है, अल्लाह को आपकी नमाज रोज़ा नहीं चाहिए, अगर अल्लाह इतना ज़्यादा सुपीरियर है तो आपसे नमाज रोज़े की बात क्यों करेगा। तो इस तरह की यानी कि मुल्हिद तो थे ना, तो करामती या मुल्हिद थे, तो इन्होंने आके यहाँ पे कब्ज़ा किया आहिस्ता आहिस्ता सिंध के अंदर, और इवन मुल्तान के ऊपर जो है इन्होंने कब्ज़ा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मुल्तान की मसाजिद को बंद कर दिया, मसाजिद को बंद किया नमाज़ों के लिए। अब आप सोचिए, तो खुद को हालांकि खुद को मुसलमान कहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद को ये मुसलमान ही कहते थे कि भाई हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें अल्लाह की हम इबादत नहीं करते क्योंकि अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। तो इनके अकॉर्डिंगली तो उसके नतीजे के तौर पे मुल्तान के अंदर मसाजिद तक को बंद कर दिया गया। तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सिंध के अंदर रहा, और बाद में भी हम देखेंगे पंजाब के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो इसके नतीजे के तौर पर ये वो काजेज़ थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो फेलियर बना। उसके अलावा यहाँ पे कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, जिस वजह से जो है ना ये अरब डायनेस्टी के अंदर शामिल नहीं हो सका बनु अब्बास के अंदर। तो ये इस तरह से फेलियर बना, यानी कि एक तरह से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की बात करते हैं और देखते हैं कि महमूद गजनवी जो है इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो क्यों बार बार जो है वो अटैक किए। क्योंकि आपको पता है महमूद गजनवी के जो 17 हमले हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है तारीख के अंदर, और माना जाता है कि भाई महमूद गजनवी ने 17 हमले किए। अब यहाँ पे एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि महमूद गजनवी ने जो 17 हमले किए ये 17 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर थे, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो बहुत दफ़ा ये ऐसा माना जाता है कि जो लोग हिस्ट्री नहीं जानते या कम जो स्टडी करते हैं तो वो उनको कहा जाता है भाई कि महमूद गजनवी ने 17 बार कोशिश की हिंदुस्तान को फतह करने की और 17 बार हमले किए। क्योंकि वो 17 बार नाकाम हुआ, तो 17 बार नाकाम होने की वजह से उसने ज़ाहिरी बात है बार बार अटैक किया, यानी 16 बार नाकाम हुआ तो 17 बार उसे 17वीं बार उसे कामयाबी मिली। ये एक बहुत कॉमन मिथ है जो बताई जाती है, हालांकि ऐसा नहीं। महमूद गजनवी ने एक तो पहली बात यह हिंदुस्तान को कभी फतह करना चाहा ही नहीं, ठीक है, और उसने सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अटैक किया जिसमें कॉजेज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा महमूद गजनवी के ऊपर भी जैसे मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो महमूद गजनवी के ऊपर उससे भी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज़ हैं। कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो इस्लामी लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो महमूद गजनवी है उसने इस्लाम को फैलाने के लिए जो है यहाँ पे हमले किए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये जो बाकी हिस्टोरियंस की जो रिसर्च है वो रिसर्च ये बताती है कि भाई महमूद गजनवी यहाँ पे जो है वो दौलत के लिए यहाँ पे आता रहा, यहाँ पे जो है वो अपनी सल्तनत को एक्सटेंड करने के लिए आता रहा कि यहाँ की दौलत जो है वो अपनी सल्तनत के अंदर गजनी के अंदर इस्तेमाल करेगा और वहाँ पे ख़ुद को एक्सटेंड करेगा। तो इस तरह की जो है वो बातें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो महमूद गजनवी जो है 998 से लेकर 1026 तक जो है ये महमूद गजनवी का दौर रहा। और महमूद गजनवी का जो नाम था अबू अल कासिम महमूद नाम था, ठीक है, ये कंप्लीट नाम था। और सुबुक्तगीन जो है इनके वालिद साहब का नाम था जी, जो कि गजनी के एक स्लेव थे, यानी ग़ुलाम। अब क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत स्टडी कर चुके हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि ग़ुलामों का जो अरब ख़ास करके जो टर्किश ग़ुलाम है उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उस ज़माने में कैसे उन्हें ख़रीदा बेचा जाता था। या इस्लाम के अंदर भी जो है वो 1900 के अंदर आके अरब के अंदर भी स्लेवरी जो है वो बैन हुई 1963 के में आके, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेवरी तो बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे तुर्की ग़ुलामों का भी एक पूरे का पूरा कल्चर था कि तुर्की ग़ुलाम ख़रीदा करते थे और वो बाद में जो है बहुत काबिल होते तो उनको जो है वो प्रमोट किया जाता और फिर उनको जो है वो इवन वो बादशाह भी बने। जैसे ख़ानदान ग़ुलामा जो है वो आया दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो ख़ानदान ग़ुलामा जो था वो ग़ुलामों की सल्तनत सारी की सारी जो है वो चली। तो खैर ये सुबुक्तगीन जो है ये क्या था जी, ये गजनी का एक स्लेव था और उसके बाद जो है हुक्मरान बना। और हुक्मरान बना तो इसने जो है ख्वाब देखा था, माना जाता है महमूद गजनवी की पैदाइश से पहले। और ख्वाब क्या देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जो इसके सीने से निकल रहा है और उसकी जो शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, माना जाता है। तो इसने जब इसको जो है वो इसकी जब ताबीर करवाई तो ये कहा गया कि भाई तुम्हारी एक औलाद होगी या तुम्हारा जो बेटा होगा वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा नाम रोशन करेगा या तुम्हारा बहुत दूर तक जो है तुम्हारी सल्तनत को लेके जाएगा, ये माना जाता है। इसी तरह से एक और बात मानी जाती है कि जो एक
बुतखाना था, ठीक है जी, बुतखाने के जो सबसे बड़ा बुत था वो भी जो है वो गिर गया जिस दिन महमूद गजनवी की पैदाइश हुई। तो कुछ लोग इसको ये एसोसिएट करते हैं कि भाई वो उसी दिन गिरा, तो इस वजह से क्योंकि महमूद गजनवी जो है बुत शिकन था और उसने जो है वो बुत बहुत ज़्यादा जो है वो तोड़े, तो इस वजह से वो गिरा। तो खैर बहुत सी बातें यहाँ पे कही जाती हैं, अब उसमें हतमी क्या है ये राय कायम नहीं की जा सकती। बैकग्राउंड की बात करें तो उससे पहले जो है वो हम देख चुके हैं कि इंडिया जो है वो अरबों के बाद उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, क्योंकि अरबों से पहले भी हमने देखा अरबों ने भी कोई बाकायदा हुकूमत नहीं बनाई, और यही जो बाकायदा हुकूमत ना बनाना है यही बताता है कि अरब यहाँ पे बाकायदा हुकूमत बनाने के इरादे से नहीं आए थे, ठीक है। तो अरबों ने यहाँ पे फिर उसके बाद खुद अरब हमने देखा कि मंसूरा के अंदर जो है वो कैद होकर रह गए, वो इतना ज़्यादा यानी उनके लिए टफ हो गया। दोबारा से इंडिया जो है वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का जो आज का एरिया है ये भी जो है वो 3 से 4 सल्तनतों के अंदर उस टाइम पे तकसीम था। अब अगर बात करें इसकी कॉजेज़ की कि क्यों इसने जो है बार बार अटैक किया, तो उसमें माना जाता है सबसे पहला कॉज जो है वो पॉलिटिकल था, यानी कि सियासी जो है वो कॉज था। और सियासी तौर पे क्यों था, एक तो ये जो करामता मैंने पीछे जिक्र किया मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे कि जो करामता फ़िरका था वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो महमूद गजनवी जो है इसने पहले इनके, क्योंकि करामते फ़िरके का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था गजनी की तरफ, ठीक है, तब जो गजनी की तरफ बढ़ता जा रहा था तो ये बात महमूद के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। तो इसलिए महमूद जो है वो यहाँ पे भी आके इनको यहाँ पे कुचलना चाहता था, जिनकी बहुत ज़्यादा पावर थी उस टाइम पे, खास करके मुल्तान के अंदर इनकी बाकायदा हुकूमत मौजूद थी। दूसरा जो हिंदू किंग्स जो थे ये सपोर्ट करते थे बागियों को, यानी जो गजनी सल्तनत के बागी थे और या फिर खास करके जो करामती थे इनको जहाँ से मार भगाया जाता जब बॉर्डर के ऊपर से, तो इनको जो है वो सपोर्ट किया करते थे जो हिंदू जो है वो हुक्मरान थे। दूसरा जो सबसे मेजर कॉज था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता है वो था जी इकोनॉमी, या इकोनॉमिक लिहाज से, या माशी जो है वो फ़ायदा हासिल करने के लिए महमूद गजनवी यहाँ पे बार बार अटैक करता रहा, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और दूसरा उस टाइम पे भी जो है हिंदू खास करके सोने को जैसे भगवानों के गले में डालते हैं, तो ये महमूद गजनवी को पता था कि भाई हिंदू जो है इनके मंदिर जो है वो सोनों से भरे हुए हैं, तो इस वजह से उसने जब भी गया वो बुतों को तोड़ा, उनके अंदर से भी सोना निकला, वहाँ पर जो है इस्लाम भी फैला और साथ में जो है वो नतीजे के तौर पे माले गनीमत भी जो है वो हासिल हुआ। तो एक जो राय ये मानी जाती है, जो वेस्ट हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि भाई वो लूट के लिए यहाँ पे आया हिंदुस्तान के अंदर, तो मुसलमान उसको ये डिफेंड करते हैं कि भाई माले गनीमत तो हक है, ठीक है, जब जंग होती है तो उसके नतीजे के तौर पे जो भी जो दुश्मन का माल है उसके ऊपर हक होता है, ठीक है, क्योंकि उसका 5वां हिस्सा भी जो रखा जाता है, तो खम्स जिसको कहा जाता है, तो वो तो अल्लाह की राह में दिया जाता है और बाकी जो है डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये माले गनीमत जो है वो तो हक है, तो इकोनॉमिक कॉज माना जाता है। तीसरा जो है वो रिलीजियस कॉज था जिसको बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस्लामिक लोग इसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो इस्लाम फैलाने के लिए आया, क्योंकि जब उसने कोई वहाँ पे हुकूमत नहीं बनाई, तो ये इस पॉइंट को सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस मुश्किल मानते हैं, क्योंकि बाकायदा हुकूमत इन 17 हमलों में कहीं पर नहीं बनाई गई, सिवाय जो है वो लाहौर के या पंजाब के, जिसे बाद में अयाज यहाँ पे गवर्नर बनाया गया क्योंकि बार बार वहाँ पे उसे तंग किया जा रहा था, तो उसके अलावा उसने बाकायदा हुकूमत यहाँ पे नहीं बनाई, तो इस वजह से बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं इस्लामी कॉज जो है वो नहीं था। खैर ये कॉजेज बने कुछ। और दूसरा ये माना जाता है कि जब अब्दुल कादिर बिल्ला से जो है वो अब्दुल कादिर बिल्ला जो बनु अब्बास का जो खलीफा था उससे जब सनद ली गई खिलाफत की, तो ये महमूद गजनवी जो है इसने ये अहद किया था कि मैं हर साल जो है वो इंडिया के ऊपर एक अटैक करूंगा, यानी उनको खुश करने के लिए कि भाई मैं हिंदुओं के ऊपर अटैक करूंगा, ये माना जाता है, एक राय दी जाती है। अब बात करते हैं जी इसकी कंपेन्स की जी कि भाई कहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। 17 हमलों का सबसे पहला जो है हमला ये कैप्चर ऑफ फ्रंटियर फोर्ट, जो फ्रंटियर फोर्ट था इसको 1000 AD के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे इस पे ऊपर कब्जा किया गया। ये जो बॉर्डर के एरियाज थे गजनी के साथ, यानी एक साइड पे गजनी का बॉर्डर था और दूसरी साइड पे जो है ये बॉर्डर एरियाज के यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला था, तो यहाँ पे जो फोर्स थे इनसे बार बार प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बॉर्डर के ऊपर थे, तो सबसे पहले इनको हिंदुओं के कंट्रोल के अंदर थे, तो इनको जो है वो कैप्चर किया गया 10,000 AD के अंदर। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जयपाल के साथ जो है 101 के अंदर जो है वो वॉर हुई। अब ये जयपाल आपको बार बार जो है देखने को मिलेगा। जो जयपाल था ये पंजाब का हुक्मरान था उस टाइम पे, पंजाब का, और पंजाब के अंदर या इसको हिंदू शाही किंगडम भी कहा जाता था क्योंकि हिंदू शाही किंगडम जो है ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे फैला हुआ था। तो ये खास करके जो पाकिस्तान का, पंजाब का, सरहद का और कश्मीर का जो एरिया, यहाँ पे ये हिंदू शाही किंगडम मौजूद था। और जय सिंह जो है जिस टाइम पे उसका हुक्मरान था, तो उसको 101 में जो है वो शिकस्त दी गई और दोबारा से जो है पेशावर को और जलालाबाद को उसने जो है वो रिकैप्चर किया।
और जलालाबाद को, क्योंकि जो जय सिंह है, जयपाल है, इसके पास पहले यानी कि पेशावर की डायनेस्टी भी इन्हीं के पास थी और जलालाबाद भी इन्हीं के पास था, तो इसने दोबारा से हासिल करना चाहा, जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने जो है वो इसके खिलाफ जो है वो मुहिम में निकला और नतीजे के तौर पे इनको जो है शदीद जंग के बाद जो है वो शिकस्त दी। और जंग के नतीजे के तौर पे फिर क्या हुआ कि इसको जो है वो इसके 15 बेटों समेत जो है और नवासों समेत गिरफ्तार किया गया और उसने तकरीबन 2.5 लाख के करीब माना जाता है जो है वो तावान दिया और उसके बाद जो है इसकी जान छूटी। उसके बाद जी नेक्स्ट वॉर जो है 1300 एडी के अंदर जो है ये वॉर होती है भेरा के साथ। और ये जो वॉर है जी, अब इसका अलायंस था, यानी भेरा का जो राजा था इसका अलायंस था महमूद गजनवी के जो बाप है सुबुक्तगीन उसके साथ। लेकिन जब महमूद गजनवी की जो वॉर है वो हुई जयपाल के साथ, जो जंग हुई, तो जयपाल के साथ जंग में इसने मदद नहीं की। अब जब मदद नहीं की तो ऐसे में महमूद गजनवी को गुस्सा आया कि भाई अब तुम्हारी अलायंस थी मेरे बाप के साथ लेकिन तुमने फिर भी जो है वो मेरी मदद नहीं की। तो ऐसे में जो है वो महमूद गजनवी ने फिर से शिकस्त दी, यानी कि 103 के अंदर भेरा जो है इसको भी फतह कर लिया गया। उसके बाद नंबर आता है मुल्तान का, कि मुल्तान को जो है वो 105 एडी के अंदर जो है वो फतह किया गया। यहाँ पे जो दाऊद है माना जाता है, ये जो अबुल दाऊद था ये इसका ताल्लुक था करामता फ़िरके थे, वही जो मुल्हिद जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो ये मुलाहिदा फ़िरका था, ये जो करामती थे ये करामती इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड था, तो इनको जो यहाँ पे शिकस्त दी गई 105 के अंदर, 105 एडी के अंदर। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनवी ने यहाँ पे नवासा शाह जो है इसको, यानी कि सुखपाल जो था, सुखपाल जो असल में हिंदू था जो बाद में मुसलमान हो गया, तो इसको महमूद गजनवी ने मुल्तान का हुक्मरान बनाया। ठीक है, अब जब इसको मुल्तान का हुक्मरान बनाया तो इसने क्या किया जी, 106 के अंदर बगावत कर दी, यानी कि 1006 के अंदर इसने क्या किया जी, बगावत कर दी। और ये जयपाल का नवासा था, तो इसने जब बगावत की तो फिर इस वजह से महमूद गजनवी ने जो है 106 के अंदर 1006 के अंदर जो है वो अगली कैंपेन लॉन्च की और यहाँ पे इसको जो है दोबारा से यानी कि फतह किया। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है जी 1008 के अंदर जो है वो पंजाब जो है फतह हुआ, पंजाब को यहाँ पे फतह किया गया। अब पंजाब में जो है यहाँ पे पंजाब जो फतह हुआ तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो अनंतपाल था उसका बहुत से राजाओं के साथ अलायंस था। माना जाता है यहाँ पे 15 से 16 जो हिंदू किंगडम्स थे उनके राजाओं की फौज शामिल थी और उनकी मुश्तरका फौज जो है, जिसको अनंतपाल जो है वो उस टाइम पे सरबराह बना हुआ था पंजाब के अंदर, तो इसको मिलके जो है इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दी गई यहाँ पे 108 एडी के अंदर, 1008 एडी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये मैप देखिए, ये पंजाब का जो एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, असल में ये मैप दिल्ली सल्तनत का है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एरियाज दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प मिलेगी इनको समझने में यहाँ पे कि पंजाब पहले ये गजनी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि ये मुल्तान को पहले यहाँ पे फतह किया गया एक बार, और उसके बाद यहाँ पेशावर का नंबर आया, उसके बाद यहाँ पे अब ये पंजाब का जो एरिया है साथ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं जी कांगड़ा की और नागरा कोट की। 1009 एडी के अंदर जो है वो नागरा कोट को फतह किया गया। और ये जो नागरा कोट का किला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर है, कश्मीर में माना जाता है कि कश्मीर की साइड पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली क्योंकि ये टॉप पे था, तो इसको जो है बड़ा टफ मुकाबला था। और ख़ास करके नागरा कोट जो था ये भी जो है वो जयपाल को सपोर्ट करता था क्योंकि ये उसी के अंडर ही था, कांगड़ा फोर्ट जो है यहाँ पे। तो ये जो कांगड़ा फोर्ट है ये कश्मीर के अंदर, तो वो सपोर्ट क्योंकि जयपाल के अंडर था तो उसकी फौज हमेशा सपोर्ट किया करती थी। तो नतीजे के तौर पे जो है फिर 3 दिन यहाँ पे मुहासरा किया गया, उसके बाद यहाँ पे इसको भी नागरा कोट को भी जो है फतह कर लिया गया, इस किले को भी। उसके बाद 1010 की बात करते हैं जी, मुल्तान को दोबारा से जो है यहाँ दाऊद को जो है वो शिकस्त दी गई क्योंकि वो दोबारा से यहाँ बैठा था और उसको दोबारा इसलिए बिठाया गया था कि उसने कहा था मैं अब जो करामती फ़िरका है वो छोड़ रहा हूँ, यानी उसने ये कहा कि मैं करामती फ़िरका अब छोड़ चुका हूँ, इसलिए जो है दोबारा से मुझे ये दिया जाए, और मुसलमान हो गया था उस टाइम पे। तो खैर वो करामती भी खुद को मुसलमान ही कहते थे, लेकिन नतीजे के तौर पे उसने दोबारा से बगावत की। तो जब दोबारा से बगावत की तो फिर उसको जो है वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया, और गौर फोर्ट के अंदर जो है, गौर के किला के अंदर उसकी बाद में वहाँ पर डेथ हो गई। इस तरह से दोबारा मुल्तान यानी अटैक हुआ मुल्तान के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं जी थानेसर की, कि थानेसर जो है, थानेसर इसको जो है वो फतह किया गया 1014 के अंदर, कि 1014 के अंदर यहाँ पे थानेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हिंदुओं के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और एज ए महमूद गजनवी जो चीज़ें हिंदुओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, महमूद गजनवी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि महमूद गजनवी को पता था अगर वहाँ पर जितना बड़ा जो है वो बुत होगा, इसका मतलब वहाँ उतना ज़्यादा जो है वो सोना जो है वो या खास करके ख़जाना मिलेगा, क्योंकि जो बरहमन थे उस टाइम पर वैसे भी उनके ऊपर निशावर किया जाता था अपने
खुदाओं के ऊपर, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि ख़जाने छुपा के रखे हुए होते थे। हर एक जो फोर्ट यहाँ पे बुत खाना था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना मिला महमूद गज़नवी को। तो इसलिए महमूद को यहाँ पे चक्कर स्वामी जो है ये इनका सबसे बड़ा बुत था यहाँ पे इस थानेसर के अंदर, ठीक है। तो ये जो चक्कर स्वामी है, इस चक्कर स्वामी को जो है जब फतह हुआ तो चक्कर स्वामी को महमूद गज़नवी अपने साथ लेके जो है वो गज़नवी चला गया, और माना जाता है वहाँ पे जो गज़नवी सल्तनत है उसके दरवाजे के ऊपर जो है इसको रख दिया और कहा कि इसके ऊपर से गुजर के आओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि जिसको भगवान मानते हैं हिंदू, तो उसको उसके साथ इस तरह से महमूद गज़नवी ने किया, तो उसको वहाँ से साथ लेके चला गया। तो खैर थानेसर जो है वो 1014 के अंदर ये भी फतह हो गया। उसके बाद 1014 के अंदर ही जो है वो नंदना जो है इसको फतह किया गया। अब ये जो नंदना है यहाँ पे जो है वो हुक्मरान कौन था जी? त्रायपोलीचंद हुक्मरान था, जो कि जयपाल का बेटा था, और साथ में वहां पे भीम था। भीम जो है वो इस त्रायपालचंद का जो है वो बेटा था। यानी कि 3 लोग यहाँ पे, 2 लोग मौजूद थे। एक तो भीम था, इसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा निडर था, और त्रायपालचंद जो है ये तो मानता था गज़नवी को, महमूद गज़नवी को, उसने इसने अमान मांगी हुई थी। लेकिन जो भीम था या निडर भीम जिसको कहा जाता है, ये जो निडर भीम था एक्चुअली में ये जो है ये मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लड़ता बढ़ता रहता और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वाला था। तो इसने जो है इसकी वजह से यहाँ पे एक हमला स्टार्ट हुआ, और फिर त्रायपोलीचंद जो है उसने भी फिर जो है कोशिश की कि यहाँ पे फतह किया जाए, लेकिन फिर नंदना को भी 1014 के अंदर फतह कर लिया गया और उन्हें शिकस्त हुई। उसके बाद 1015 के अंदर कश्मीर का नंबर आता है, क्योंकि जब यहाँ पे ये नंदना की जो जंग हुई तो इसमें त्रायपोलीचंद जो है भीम किला के अंदर रह के मुकाबला करता रहा, और दूसरी साइड पे जो है त्रायपोलीचंद जो है इसने क्या किया जी, ये त्रायलोचपाल जो है इसने क्या किया जी, ये कश्मीर से मदद मांगने चला गया। कश्मीर भी उसके अंडर ही था उस टाइम पे, तो कश्मीर के से मदद मांगने चला गया। तो इस वजह से कश्मीर का राजा हमेशा मदद करता रहता था, तो उसको फिर जो है वहां पे फतह किया गया। और राजा संग्राम जो है वो उसके, तो राजा संग्राम यहाँ पे था, लेकिन जब यहाँ पे इसका मुहासरा किया गया तो सावन का जो है वो महीना स्टार्ट हो गया, जिसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे जो महमूद गज़नवी की जो आर्मी थी उसके अंदर वबा फूट पड़ी। अब वबा फूट पड़ी क्योंकि बड़ी बड़ी आर्मी होती हैं उस टाइम पे जो है, आज भी आपको पता है कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे इतनी बड़ी आर्मी के अंदर बारिशें और इतना ज़्यादा जो है वो बीमारी, तो उसके नतीजे के तौर पर यहाँ से इसको वापस जाना पड़ा, और यानी बगैर जंग हुए यहाँ से वापस जाना पड़ा, मुहासरा किए। उसके बाद जो है कनौज को 1018 और 1019 के अंदर जो है वो फतह किया गया, और कनौज में जो है यहाँ का जो हुक्मरान था वो कुंवर राय था, और कुंवर राय से बगैर किसी जंग के जो है यहाँ पे सुलह हो गई, और कुंवर राय जो है उसने तावान दिया, और उसके बाद कुंवर राय की जान छूट गई। सिंपल, क्योंकि महमूद गज़नवी ने मारना था नहीं, तो उसने यहाँ से तावान वसूल किया और उसके बाद यहाँ से वापस चला गया। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है 1019 और 20 के अंदर जो है वो कलिंजर जो है इसको फतह किया गया। अब 1019 और 20 के अंदर कलिंजर को जब फतह किया गया तो कलिंजर जो है इसका जो राजा था असल में उसने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था जो राजा था कनौज का, उसको कि भाई तुमने जो है वो मुसलमानों के आगे जो है घुटने टेक दी और बहुत अच्छा नहीं किया तुमने। और साथ में इसकी जो अलायंस थी कलिंजर की, ठीक है, वो थी हिंदू शाही किंगडम के साथ इसकी अलायंस थी। तो ऐसे में जो है वो राजा जो है कनौज का उसको कत्ल हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया, यानी कि क्योंकि उसने जो है मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए थे। अब जरा बात को आपने समझना है, जो कलिंजर था इसने क्या किया जी, एक तो हिंदू शाही किंगडम के साथ इसकी जो है वो अलायंस थी, दूसरा जो है वो इसने यहाँ पे फिर जो कनौज का राजा है उसको भी मार दिया, कत्ल कर दिया। और इसके नतीजे के तौर पे महमूद गज़नवी ने जो है यहाँ पे इसके खिलाफ जो है फिर वो मुहिम स्टार्ट की और यहाँ पे कलिंजर को जो है नंदा और कलिंजर को यहाँ पे फतह किया, नंदा जो उसका हुक्मरान था। उसके बाद 1020 और 1021 के अंदर जो है पंजाब को जो है फतह किया गया। और पंजाब को जब फतह, क्योंकि असल में जो पंजाब है या जो लाहौर है उस टाइम पे ये कैपिटल था हिंदू शाही किंगडम का, तो इस वजह से ये बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो 1020 और 21 में यहाँ पे जो हुक्मरान था भीमपाल जो है, ठीक है, जो त्रायलोचनपाल का जो बेटा था जिसको हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि इसके खिलाफ भी जो है वो कामयाबी हासिल की यहाँ पे महमूद गज़नवी ने, और हिंदू शाही किंगडम जो था वो 1024 के अंदर ख़त्म हो गया। यानी कि हिंदुओं की जो आखिरी यहाँ पे जो आप मान सकते हैं हुकूमत थी वो यही थी, भीमपाल की हुकूमत थी यहाँ पे। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान का जो एरिया है, ये आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोबारा से जो है वो हिंदुओं की हुकूमत 1024 के बाद नहीं बन सकी, ठीक है। ये 1024 में यानी आखिरी हिंदुओं की हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद जब यहाँ फतह किया गया तो महमूद गज़नवी ने अपना सबसे लाडला जो गुलाम था, ठीक है, अयाज, उसको जो है यहाँ पे गवर्नर बना के भेजा,
ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर बना दिया लाहौर के अंदर, और ये गजनवी स्टेट के यानी कि अंदर चला गया, इसको शामिल साथ में गजनी के अंदर शामिल कर लिए। पहला इलाका था ये जो पंजाब का इलाका है जिसको गजनी स्टेट के अंदर बाकायदा तौर पे शामिल किया गया, क्योंकि इसके अलावा जितने भी 16 दफ़ा जो हमले हुए, उन हमलों के तौर पे हमले हुए और वापस चला गया, हमले हुए, तो यहाँ बॉर्डर एरियाज को एक तो साथ शामिल किया और दूसरा ये जो पंजाब का एरियाज को यहाँ पे साथ में शामिल कर लिया। और फिर साथ में हमने पहले देखा कि दाऊद को यहाँ पे रखा, लेकिन ये शामिल था भी और नहीं भी था, इसके अंडर जरूर था लेकिन शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली इसको शामिल किया गया। उसके बाद जी बात करते हैं ग्वालियर की और कलिंजर की। दोबारा से जो है 1022 और 1023 में जब इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो जब महमूद गजनवी इनके लिए निकला कलिंजर के लिए और ग्वालियर के लिए, तो ग्वालियर का हाकिम पहले ही जो है वो कलिंजर के साथ मिल के कत्ल कर चुका था, किसका जी, कनौज के राजा का, क्योंकि कनौज के राजा ने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए थे। तो ऐसे में इनके खिलाफ जब निकला तो अब फिर उस टाइम पे इनके साथ कोई वॉर नहीं हुई और इनसे जो है फिर नतीजे के तौर पे इन्होंने अमान मांगी और इनसे जो है वो रकम वसूली की महमूद गजनवी ने और वापस आ गया यहाँ से। उसके बाद जो है जी अगला हमला महमूद गजनवी का होता है सोमनाथ के ऊपर, और सबसे जो है वो ये 16वां अटैक है महमूद गजनवी का, और सबसे फेमस जो है वो अटैक है महमूद गजनवी का, जिसे मुसलमान बहुत ही प्राउड से बताते हैं। और ये जो सोमनाथ है, सोमनाथ का मंदिर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर था, एक तो बहुत दूर भी था, और यहाँ पे जो शिव जी का ये मंदिर था, शिव जी क्योंकि जो लॉर्ड शिवा है इसको जो है वो हिंदू मानते हैं कि सबसे पावरफुल लॉर्ड है। आपने अक्सर ये सुना होगा ओम नमः शिवाय, ये इनका जो मंत्र है, आई एम सॉरी, तो ये जो मंत्र है ये पढ़ते हैं, ये इसी शिवा लॉर्ड के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे शिवा लॉर्ड की जो है वो यहाँ पे पूजा होती थी मंदिर के अंदर सोमनाथ के, तो उसको यहाँ पे महमूद गजनवी कंपेन के लिए निकला, गो के कंपेन के लिए निकला। महमूद गजनवी को बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वो कितना दूर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर एक तो आके यहाँ पे आया। तो उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर है, तो ये पूरे का पूरा एक डेजर्ट क्रॉस करके यहाँ पे आना और फिर आके यहाँ पे अटैक करना काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल था। काटीवार का जो साहिल है उसके किनारे पे था, और अलबैरूनी जो है इस हमले में महमूद गजनवी के साथ था। अलबैरूनी का हम आगे जिक्र भी करेंगे। तो माना यह जाता है कि यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा एक बुत था, यहाँ पे लड़ाई हुई, तो इनका ये मानना था इस इलाके के लोगों का कि भाई जब तक यहाँ पे शिव जी मौजूद हैं तो तब तक हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता और हमलावर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी में उन्होंने तैयारी भी नहीं की, इस तरह से स्ट्रॉन्ग जंग भी नहीं की, क्योंकि उनका अपना ये मानना था। यहाँ पे आप ये देखिए लॉर्ड शिवा पिक्चर भी है, तो ये जो इनकी पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पे इनका ये मानना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महमूद गजनवी ने वहाँ पे भी अटैक किया, और उसके बाद जब महमूद गजनवी ने वहाँ पे देखा उस शिवा लॉर्ड शिवा के जो बुत था उसको देखा, तो महमूद गजनवी बड़ा जो है वो हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा बड़ा बुत, और माना जाता है वो हवा के अंदर जो है वो लहरा रहा था। कुछ हिस्टोरियंस इसे मानते हैं और कुछ नहीं मानते कि वो हवा के अंदर लहरा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बुत था कि वहाँ पे पूजा हिंदुओं की होती है और तकरीबन 1.5 लाख के करीब हिंदू हर साल जो है वहाँ पे आते और आके पूजा करते और नहाते वहाँ पे। तो ऐसे में समझ नहीं आई कि भाई इसको जो है ये हवा के अंदर क्यों लहरा रहा है, क्योंकि सुपरनेचुरल माना जाता था हिंदुओं की तरफ से। तो इसलिए माना जाता है कि जो अलबैरूनी था उसने फिर कहा कि भाई ऐसा करो कि इसकी छत पे से जो है वो इसको पहले तराशो थोड़ा सा, यानी कि मूर्ति जो है शिवाजी की, उसको जब तराशा गया तो देखा वो सोने की थी, पूरी की पूरी मूर्ति ही जो है वो सोने की बनी हुई थी और साथ में लोहा था। तो ऐसे में जो है वो महमूद गजनवी ने क्या किया जी, छत से भी अलबैरूनी जो है वो छत पे वहाँ पे ईंटें निकलवाई। तो पता ये चला कि भाई ये जो मैग्नेट है उसके थ्रू यहाँ पे, क्योंकि नीचे लोहा है और ऊपर भी जो है वो मैग्नेट है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के थ्रू ये हवा के अंदर लहरा रहा था। तो फिर वहाँ से जब एक ईंट निकाली गई तो शिवाजी एक साइड पे लटक गए, तो उसके नतीजे के तौर पे पता चला कि इस तरह से ईंट काबू किया हुआ था, फिर उनको तोड़ा गया। उस टाइम पे महमूद गजनवी को कहा गया कि अगर आप इसे छोड़ दें तो हम इसके वजन के बराबर जो है वो आपको सोना चांदी देने को तैयार है। तो महमूद गजनवी ने उस टाइम पे माना जाता है कहा था कि तुम ये चाहते हो कि मैं बुत चिकन के नाम से नहीं बल्कि बुत फरोश के नाम से याद रखा जाऊं। तो महमूद गजनवी ने उसे तोड़ दिया। उसके तोड़ने के बाद जो है महमूद गजनवी को उसके अंदर से वो भरा हुआ था सोने चांदी से। और उसके बाद वापसी पे जो है फिर जब महमूद गजनवी वहाँ से गुजरा तो वापसी पे जो सिंधी जट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया महमूद गजनवी की फ़ौज को, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने उस टाइम पे तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले साल जो है यानी 1026 के अंदर जो है महमूद गजनवी जो है वो अपनी आखिरी कंपेन पे निकला और उसने क्या किया जी, जट्स के खिलाफ, यहाँ पे सिंधी जो जट थे इनके खिलाफ जो है जाट, इनके खिलाफ यहाँ पे अटैक किया और ये इसका आखिरी हमला था। उसके बाद माना जाता है कि महमूद गजनवी जो है वो बीमार हो गया और 4 साल तकरीबन बीमार रहा, काफ़ी ज़्यादा इलाज के बाद भी कुछ ना हो सका। और
1030 के अंदर जो है महमूद गजनवी की वफ़ात हो गई। तो ये महमूद गजनवी के हमले थे कि वो 17 बार हमले हुए। अब देखिए 17 बार हमले हुए, 17 बार मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, ठीक है, और एक दो बार रिपीट भी हुए हमले, लेकिन वहाँ पे कोई बाकायदा हुकूमत का निज़ाम नहीं बनाया गया, बल्कि वहाँ आते वहाँ पे जो लूट मार थी, यानी जिस तरह माना जाता है कि सोना चांदी जो हासिल किया वहाँ से वापस गए। बाकी एज ए पर्सन अगर महमूद गजनवी को माना जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि महमूद गजनवी एक बहुत ही सच्चे मुसलमान ज़रूर थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी, महमूद गजनवी 1030 के अंदर जो है वो उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो है अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि महमूद गजनवी ने जो ये सारी की सारी मुहिम्मात थी, इन मुहिम्मात का क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब महमूद गजनवी के हवाले से देखा जाए तो फ़ायदा ही हुआ, ठीक है। फ़ायदा क्यों हुआ कि ज़ाहिर बात है, अब इतनी ज़्यादा अगर दौलत यहाँ से महमूद गजनवी ने हासिल की तो एक तो गजनवी की जो सल्तनत थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और सेंट्रल एशिया के अंदर या जो ईरान की साइड पर जो आगे सल्तनत को फैलाना था उसको फैलाया महमूद गजनवी ने इन पैसों से, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि फ्यूचर में जो यहाँ पे हमले हुए बार बार, जैसे हमने देखा इसके बाद जो है वो महमूद गौरी जो है वो अटैक करेंगे आगे, तो उससे जो है मोहम्मद गौरी, उससे क्या हुआ कि उनको एक रास्ता मिला यहाँ पे, दूसरा इस्लाम जो है यहाँ पे फैला। अब जैसे हमने देखा कि अरबों की वजह से भी यहाँ पे सिंध के अंदर जो है उनका कॉज जो भी था, लेकिन नतीजे के तौर पे हमने देखा इस्लाम वहाँ पे स्प्रेड हुआ। बिल्कुल इसी तरह से महमूद गजनवी को हिस्टोरियंस चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि चाहे वो एक लूटर थे या चाहे वो जो है सच्चे वॉरियर थे और जिहाद के लिए यहाँ पे आए थे, हर हिस्टोरियन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ इस्लाम जरूर फैला, हिंदुओं की कमजोरियां सामने आई, और यहाँ पे ये देखा कि भाई हिंदू शाही किंगडम जो है खास करके यहाँ पे इसका खात्मा हुआ। आप देखिए अगर यहाँ पे महमूद गजनवी का अटैक ना होता तो यहाँ पे जो हिंदू डायनेस्टी है जो इतनी स्ट्रांग थी यहाँ पे ये ख़त्म ना होती। महमूद गजनवी की बात की जाए तो महमूद गजनवी के साथ अल-बैरूनी भी था, और अल-बैरूनी जो है, अल-बैरूनी की अगर बात की जाए तो अल-बैरूनी का मतलब ही होता है आउटसाइडर, अल-बैरूनी बाहर वाला, ठीक है। तो अल-बैरूनी था, अल-बैरूनी जब ख्वारिज़्म को जब कैप्चर किया महमूद गजनवी ने, तो उस टाइम पे अल-बैरूनी को वहाँ से जो है वो कैदी बनाकर लाया गया, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा फिलोसोफर था तो महमूद गजनवी ने उसे अपने कोर्ट के अंदर जगह दी और अपने साथ उसे हमेशा रखा। फिर अल-बैरूनी जो है उसने क्या किया जी, उसने बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर काम किया। उसने जो इंडियन बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया अरेबिक के अंदर और पर्शियन के अंदर। इसी तरह से जो पर्शियन बुक्स थी उनको या अरेबिक बुक्स थी उनको जो है वो इंडियन बुक्स के अंदर ट्रांसलेट किया। यानी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज हुआ अल-बैरूनी की वजह से, क्योंकि अल-बैरूनी ने यहाँ पे बाकायदा लाहौर के अंदर रह के जो है वो संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीख के जो है यहाँ के इनकी एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया, इनके मैथ्स को स्टडी किया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जिन यानी उलूम के अंदर हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा आगे थे उनको ट्रांसलेट किया गया, और जिनमें जो मुसलमान या ख़ास करके अरेबिक जो है उलूम उसमें बुक्स लिखी हुई थी उनको जो है वो इनके अंदर ट्रांसलेट किया ताकि ये भी इसको स्टडी कर सकें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी महमूद गौरी की, मोहम्मद गौरी की, और देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो हैं मोहम्मद गौरी जो हैं इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान पर कितनी बार हमला किया और क्या क्या कामयाबी हासिल हुई इन्हें। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद साम जो है इनका मुकम्मल नाम था मुइज़्ज़ुद्दीन साम। और अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो गजनी स्टेट जो है हमने देखा इससे पहले इंडिया के अंदर 1026 के अंदर आखिरी अटैक जो है वो गजनी एम्पायर ने किया था इंडिया के अंदर, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो लास्ट अटैक मुसलमानों की तरफ से जो आउटसाइडर्स की तरफ से हुआ था वो महमूद गजनवी का ही था, ठीक है। 1026 के अंदर जो सिंध के जाटों के खिलाफ जो है वो हुआ था, जो लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उसके बाद जो है दोबारा से अगर हम बात करें तो 1175 के बाद जो है यानी 1175 में दोबारा से कोई मुसलमान इन्वेडर आया और फिर से आके हिंदुस्तान के अंदर उसने अटैक स्टार्ट कर दिया, और 1175 से लेके 1206 तक ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहा। अब अगर मकासद की बात की जाए कि भाई क्या मकासद थे, अब जैसे मैंने कहा कि महमूद गजनवी की बात की जाए तो महमूद गजनवी को ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि उसने हिंदुस्तान की दौलत के लिए यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे महमूद गौरी है उनके हवाले से भी जो है वो दो राय पाई जाती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए जो है, क्योंकि वो एक कट्टर इस्लामी थे, इस वजह से उन्होंने इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए जो है वो यहाँ पे हमले किए। और दूसरा ये मानते हैं कि उन्होंने भी जो है यहाँ के दौलत के लिए ही जो है वो यहाँ पे अटैक किया, और उस दौलत से जो है उन्होंने गौरी के अंदर जो गौर है उसको स्ट्रॉन्ग किया, या अपनी सल्तनत जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो यहाँ पे ये दो राय मौजूद हैं। और दूसरा पॉलिटिकली क्योंकि खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे।
अच्छा, अब बात की जाए इनकी फतूहात की, तो फतूहात में सबसे पहले हम देखते हैं जी कनक्वेस्ट ऑफ मुल्तान, और मुल्तान को 1175 के अंदर जो है वो सबसे पहले फतह किया गया। अब मुल्तान को फतह करने का रीज़न क्या बना कि वही जो मुल्हिद हैं, जो बार बार हम देख रहे हैं मुलाहिदा या करामती जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये जो करामती थे, लादीन जो थे, इनके खिलाफ जब मोहम्मद गौरी जो है जब हुकूमत में आए तो 2 साल तक जो है ये इनके खिलाफ लड़ते रहे गौर के गिरदोनवा के में। फिर वहां से वो भागे और वहां से भाग के दोबारा से मुल्तान आ गए। मुल्हिद जो है मुल्तान में जमा हो गए, क्योंकि मुल्तान में पहले भी इनकी पावर थी। हमने देखा था कि अबुल दाऊद को जब शिकस्त दी गई 2 बार, तो क्योंकि वहां पे इनका बहुत ज्यादा पावर थी यहाँ, और मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में हमने देखा मस्जिदें भी उन्होंने बंद कर दी थी इस इलाके के अंदर। सो इस वजह से यहाँ पे मुल्तान में आए। तो अब जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ पे आए और उन्होंने आके मुल्तान के अंदर जो है इन्हें शिकस्त दी, और शिकस्त के बाद ये वहां से भाग गए उच्च, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो पीछे हुक्मरान बनाया अली करमाख जो है, अली करमाह को यहाँ पे अपना गवर्नर बना दिया मुल्तान के अंदर। और उसके बाद ये जब सारे के सारे जो मुल्हिद हैं ये भागे वहाँ से उच्च, और 1175 के अंदर ही यहाँ से मोहम्मद गौरी इनके पीछे वहाँ गए और वहाँ पे भी जाके इनको शिकस्त दी। लेकिन वहाँ पे उच्च के अंदर जो है वो भट्टी राजपूत जो है उनकी हुकूमत थी, जो भट्टी राजपूत थे उनकी हुकूमत थी। तो भट्टी राजपूतों में माना जाता है कि वहाँ पर महमूद गजनवी जो है, महमूद गौरी जो है उसने ये कहा रानी को कि भाई मैं आपसे जो है वो शादी करूँगा, तो उसके नतीजे के तौर पर रानी जो है वो राजा को खुद ही जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी ना हो सका। अब ये एक राय है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन रानी ने राजा को कत्ल कर दिया इसके नीचे के तौर पे। तो यहाँ पे फिर इस तरह से यहाँ पे भी कामयाबी हुई और मुल्हिद को वहां से भी मार भगाया गया 1175 के अंदर। यानी 1175 में मुल्तान और उच्च दोनों को फतह किया गया और दोनों को अली करमाह के अंडर जो है वो कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं जी सेकंड कैंपेन के ऊपर। तो अटैक किया गया सिंध और गुजरात के ऊपर 1178 में, यानी 3 साल के बाद। अब सिंध और गुजरात के ऊपर अटैक करने की जो वजह बनी वो यही करामती थे दोबारा से, क्योंकि जो करामती थे ये अलायंस बना रहे थे सिंध के साथ मिलके, सिंध के हुक्मरान के साथ मिलके और गुजरात के हुक्मरान के साथ मिलके। तो इनका ये इरादा था कि भाई दोबारा से जो मुल्तान है उसको फतह किया जाएगा और वहाँ पे मुल्हिदों की हुकूमत बनाई जाएगी। जब इस बात की खबर जो है वो सुल्तान मोहम्मद गौरी को पहुंची तो उन्होंने क्या किया जी 1178 के अंदर जो है इनके खिलाफ कैंपेन के लिए निकले। लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद गौरी को हो गई शिकस्त। अब शिकस्त क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो करामती जो है उनका अलायंस बना बेमदेव के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो बेमदेव है उसकी हुकूमत थी, तो साथ में मुल्तान को कैप्चर करना चाहते थे। अब मोहम्मद गौरी को शिकस्त क्यों हुई? शिकस्त की वजह ये थी कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी बगैर जो है वो एक प्लान किए यहाँ पे आए और एक लंबा सहरा, क्योंकि गुजरात या सिंध दोनों ही जो है हम जानते हैं कि बहुत एक लंबे सहरा हैं, तो वहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। नतीजे के तौर पर आधी फौज तो रास्ते में ही मरी पानी ना मिलने की वजह से, आधी जो थकी हारी फौज वहाँ पहुंची थी तो उनको जो है वो भीमदेव की जो फौज है उसने आसानी से शिकस्त दे दी। इस तरह सुल्तान मोहम्मद गौरी को यहाँ पे शिकस्त हो गई या शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं जी पिशावर और पंजाब की। 1180 में जो है वो पिशावर को फतह किया गया और उसके बाद जो है 1182 के अंदर जो है वो पंजाब को जो है वो फतह किया गया। अब पिशावर को तो जो है वो आसानी से कैप्चर कर लिया और लाहौर के अंदर उस टाइम पे, यानी पंजाब में जो हुक्मरान था लाहौर के अंदर, तो वो खसरो मलिक था जिसने जो है वो सरेंडर कर दिया उस टाइम पे। तो खसरो मलिक ने सरेंडर किया और उसके बाद जो है 1184 के अंदर दोबारा से जो है वो यहाँ पे पंजाब के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि जो खसरो मलिक था उसने यहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो बगावत की थी। नतीजे के तौर पे जो है लाहौर को दोबारा से जो है वो कैप्चर किया गया और इसको भी अली करमाख जो है उसके अंडर कर दिया गया। अली करमाख ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं, पहले मुल्तान और उसके बाद उच्च का गवर्नर बना, यानी दोनों इसी के अंडर थे, और उसके बाद जो है लाहौर को भी इन्हीं के अंडर कर दिया गया। और जो खसरो मलिक था और जो उसका बेटा था उसको जो है वो जेल में डाला गया और उसके बाद वो कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं जी सर हिंद की 1191 में, क्योंकि जो सर हिंद है ये एक्चुअली में खसरो मलिक से ही छीना गया था, तो इस वजह से जो है ये माना जाता है, क्योंकि सर हिंद जो है वो पृथ्वीराज की उस टाइम पे हुकूमत थी यहाँ पे अजमेर के ऊपर। तो अजमेर का एरिया या जो दिल्ली का एरिया है यहाँ पे पृथ्वीराज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो राजा था। तो पृथ्वीराज ने सर हिंद का जो इलाका है ये छीना था खसरो मलिक से। तो अब जब क्योंकि खसरो मलिक का जो एरिया है यानी लाहौर का या पंजाब का वो आ गया मोहम्मद गौरी के अंडर, तो और अली करमाख जो है वहाँ पे हुक्मरान है, तो इसका मतलब अब इसको भी हासिल करना जरूरी था। तो इसलिए 1191 में जो है यहाँ पे इसको हासिल किया गया। उसके बाद यहाँ 1200 के करीब जो है वो इस किला के ऊपर फौजी छोड़े गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी जो है वो वापस जा रहे थे, यानी वापस जब गौर जा रहे थे, तो ऐसे में जो है पृथ्वीराज को इस बात की खबर मिली कि भाई जो सरहिंद है उसको फतह कर लिया गया। तो इसलिए पृथ्वीराज ने जो है वहां से एक
फ़ौज तैयार की और जाके सरहिंद के ऊपर अटैक करने का इरादा किया। तो ऐसे में जो है वो मोहम्मद गौरी वहाँ से वापस पलटे, और वापस पलटे तो उनका जो मुकाबला है 1191 के अंदर ही वो तराइन के मैदान के अंदर हुआ, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन। बहुत फेमस बैटल ऑफ तराइन है, क्योंकि ये जो आगे 2 वॉर्स आएंगी ये टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 1191 में महमूद गजनवी की जो थकी हारी फौज यहाँ पे पहुंची, तो महमूद गौरी की फ़ौज को यहाँ पे हो गई शिकस्त पृथ्वीराज के हाथों, और काफ़ी ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई। इवन जो सुल्तान थे वो ख़ुद अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा के भागे और बहुत ज़ख्मी हालत में थे, क्योंकि खिलजी जो हो इनका जो सिपा सालार था खिलजी फ़ौजी, उसने जो है इनको अपने घोड़े पर सवार किया और यहाँ से भाग गए। माना जाता है पृथ्वीराज ने जो है वो तीर जो है इनके गले पर मारा था, यानी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे यहाँ पर। उसके बाद 1 साल की जंग के बाद, 1 साल की जंग की तैयारियों के बाद दोबारा से जो है वो शहाबुद्दीन गौरी ने इरादा किया और 1192 के अंदर दोबारा से बैटल ऑफ तराइन जो है हुई, और इस बार जो है वो पृथ्वीराज को शिकस्त हुई और उसको मार दिया गया वहां पे, और जो है वहां पे कामयाबी हासिल हुई। इस बार जो है वो कामयाबी क्यों हासिल हुई? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी हैं उन्होंने वॉर की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाई कि आर्मी जो है उसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया, और 4 हिस्सों में एक को ये कहा कि आपने पहले जाके अटैक करना है, और फिर पीछे से दूसरा जो है वो हमला जाके अटैक करेगा जब वो फौज थोड़ी थकेगी सामने वाली फौज, और उसके बाद शाम के टाइम पे 2 जो हिस्से होंगे उनको ले जाके जो मोहम्मद गौरी हैं वो खुद जो है वो अटैक करेंगे और इसके नतीजे के तौर पे इसी तरह से बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ, और नतीजे के तौर पे जो है वो शाम के टाइम पे जब पृथ्वीराज की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो उस टाइम पे जब ताज़ा दम फौज ने उनके ऊपर अटैक किया तो वहाँ पे उनको शिकस्त हुई, और इस तरह से बैटल ऑफ तराइन जो है। अब बैटल ऑफ तराइन टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि बैटल ऑफ तराइन के बाद वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उनको जो है वो गवर्नर बना के वहाँ पे छोड़ दिया गया कोहराम का। दिल्ली के पास जो कोहराम का इलाका था वहाँ पे जो है इसको कोहराम के इलाके में गवर्नर बनाया गया, और इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली तक का इलाका था उसको शामिल कर लिया गया किसके अंदर जी? गौर सल्तनत के अंदर। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाद में यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि 1206 से 1526 तक चली। यानी कि फिर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 1206 से बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनी, और फिर हमने देखा कि अगले 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पे रही। इसका मतलब बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज जो सबसे जो ताकतवर राजा था उसकी शिकस्त ने यहाँ पे रास्ता खोल दिया फ्यूचर के लिए कि मुसलमान यहाँ पे हुकूमत कर सकें, और मुसलमानों ने इसके बाद जो है वो 800 साल हुकूमत की। पहले जो है वो दिल्ली सल्तनत के नाम पे, और फिर जो है उसके बाद मुगलों ने जो है वो 300 साल हुकूमत की। तो ये तकरीबन 1857 तक जो है ये पूरे सिलसिला चला, जो कि 1206 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब इसके ऊपर दिल्ली सल्तनत के ऊपर ऑलरेडी आप जानते हैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको वहां पे जिसने नहीं देखी हो वहां पे जाके देख सकता है। तो इस तरह से ये जो है मोहम्मद गौरी की जो फतूहात हैं वो भी यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई, और इसके बाद जो है यहाँ पे अगली वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है 1206 के बाद की। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्लासिकल जो टाइम है इंडिया का उसको डिस्कस करेंगे, अशोक का या उससे पहले का, या हम देखेंगे जो आर्यंस हैं वो इंडिया के अंदर कैसे है, तो उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। बाकी फीडबैक के लिए जो है वो मौजूद है कमेंट सेक्शन, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स के लिए। दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में और आगे बढ़ने में। और एट दी एंड जो है वो थैंक्स फॉर वॉचिंग।